नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 फरवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज का एडिटोरियल आपके लिए विनीत सर थोड़ा बाद में लेके आएंगे। डेली न्यूज में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एडिटोरियल में कौन कौन से आर्टिकल हैं, यहाँ पे ठीक ठाक आर्टिकल्स हैं। और डेली न्यूज एनालिसिस में बीबीसी ऑफिस के ऊपर इनकम टैक्स का सर्वे है, सर्च और रेड नहीं है, इट इज सर्वे। फिर इंडो यूएस एक्सरसाइज तरकश के बारे में बात करेंगे। इब्राहिम रईसी के साथ मिले हैं जी जिनपिंग, चाइना ईरान रिश्तों के बारे में बातचीत होगी। और मार्बर्ग वायरस का जो इक्वेटोरियल गिनी में फैला हुआ है, वैसे मैं बता दूं इसके बारे में कल विनीत सर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो उसके बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो 4 ही आर्टिकल्स मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने बताया, करंट अफेयर्स में लेके आ रहा हूँ। आज के लिए एडिटोरियल आपके लिए विनीत सर लेके आएंगे। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, बाउंस समथिंग ऑफ समवन। देखिए, बाउंस समथिंग ऑफ समवन, एक तो क्या होता है कि आपने बॉल को दीवार पे मारा और दीवार से लड़के बॉल वापस की तरफ बाउंस कर रही है, तो ये मतलब हो गया बाउंस का। दूसरा क्या है कि ओवरऑल बोलचाल की भाषा में अगर देखें तो आप ओवरऑल किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ अपने व्यू पॉइंट्स, आइडियाज को डिस्कस करो और अपने व्यू पॉइंट, आइडियाज पे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का रिव्यू या राय लो। तो इससे आप कह सकते हो कि हाँ, बाउंस समथिंग ऑफ, मतलब आपने उस किसी और इंडिविजुअल के साथ कुछ डिस्कस किया, उसकी राय ली, तो बाउंस समथिंग ऑफ मतलब आपने अपने आइडियाज को उसकी तरफ फेंका और उन आइडियाज का उसकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया, इसको आप बाउंस समथिंग ऑफ समवन के टर्म्स में यूज कर सकते हो। ठीक है ना भाई। तो पहली न्यूज, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन नहीं दबाया तो जरूर दबा दीजिएगा। इनकम टैक्स टीम सर्वे बीबीसी ऑफिसर्स ओवर वायलेशन ऑफ लॉस। 14 फरवरी को सर्वे कंडक्ट की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बीबीसी के ऑफिसेज में दिल्ली और मुंबई में, और ये हुआ है 1-2 हफ्ते बाद। अभी कुछ हफ्तों पहले ही एक 2 पार्ट डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन 2002 के राइट्स के रिस्पेक्ट में, मोदी जी के रोल के रिस्पेक्ट में, उस समय की सरकार के रिस्पेक्ट में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली। इस डॉक्यूमेंट्री को कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर चलने से रोका गया। बहुत से लॉजिक दिए गए, अपोजिशन बोल रहा नहीं भाई डॉक्यूमेंट्री चलती रहनी चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया, हम डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को चलाने से रोका। ये सब चीजें जो हुई हैं ये आपने न्यूज में सुनी थी। अब इस कंटेक्स्ट में ओवरऑल बीबीसी के अगेंस्ट सर्वे हुआ है, तो पॉलिटिकल अपोजिशन तो ये बोल रहा है कि ये जो पर्टिकुलर सर्वे है ये मोटिवेटेड है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्वे ने चूंकि मोदी जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री निकाली है, इसलिए यहां पर सरकार उनको टारगेट कर रही है। तो रूलिंग पार्टी कांग्रेस को याद दिला रहा है कि इंदिरा गांधी ने भी एक समय पे बीबीसी को बैन कर दिया था। जी हां, कांग्रेस की सरकार में इंदिरा गांधी जी ने भी एक समय पे बीबीसी को बैन किया था। अभी के लिए यहां पे सिर्फ सर्वे किया गया है, ठीक है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सर्वे की ताकत मिलती है अंडर सेक्शन 133A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कल की डेट में अगर आप आईआरएस बनते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज असिस्टेंट कमिश्नर जाते हो, तो इनकम टैक्स एक्ट आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो उसी सेक्शन 133A के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सर्वे की ताकत है। अब सर्वे में क्या होगा, देखिए जब एक सर्च होती है तो सर्च में जो स्कोप होता है इन्वेस्टिगेशन का काफी बड़ा होता है। सर्वे में क्या होता है कि ऑफिस ऑफर्स के समय पे, ऑफिस आवर्स में आप उस पर्टिकुलर कंपनी में जाएंगे, उनके जो ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स होंगे उनको देख सकते हैं, उनकी स्क्रूटनी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ गड़बड़ नजर आए तो उस पर्टिकुलर कंपनी में काम करने वाले फंक्शनरी से जवाब मांग सकते हैं। आईटी डिपार्टमेंट का यह बोलना है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स का वायलेशन किया है, ट्रांसफर प्राइसिंग नॉर्म्स को प्रॉपर तरीके से डिलिबरेटली वायलेट किया है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स को डाइवर्ट किया है और उसके थ्रू प्रॉपर तरीके से टैक्सेस भारत सरकार को नहीं दिए हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ पॉलिटिशियंस यहां पे ये क्लेम कर रहे हैं कि बीबीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कॉलोनियल माइंडसेट रहते हैं, वो इंडिया जैसी कंट्रीज की ताकत को वर्ल्ड स्टेज पे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। और बीबीसी के रिस्पेक्ट में यह भी निकल के आ रहा है कि प्राइसेस के मैनिपुलेशन को बीबीसी लंबे समय से कर रहा था, नॉन कंप्लायंस विद द नॉर्म्स लंबे समय से है, रिपीट ऑफेंडर है बीबीसी ट्रांसफर प्राइसिंग के नॉर्म्स को लेके। और बीबीसी ने और भी कुछ गड़बड़ काम किए हैं पिछले कुछ सालों में, जैसे फॉर एग्जांपल बुरहान वानी करके जो लश्कर ए तैयबा का कमांडर था कश्मीर के अंदर, उसको एक कैरिज्मेटिक यंग रेवोल्यूशनरी की तरह एड्रेस किया बीबीसी ने, जबकि वो एक टेररिस्ट था। तो ये कैसा जर्नलिज्म कर रहा है बीबीसी कि एक टेररिस्ट को एक यंग रेवोल्यूशनरी की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये तो आप सीधे सीधे भारतीय संविधान के अगेंस्ट काम कर रहे हो। होली को एक फिल्दी फेस्टिवल बोल दिया बीबीसी ने। इनफैक्ट अगर आप देखो तो महात्मा गांधी जी तक की भी इंसल्ट कर चुका है बीबीसी ओवरऑल। तो इस कंटेक्स्ट में बीबीसी के रोल के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है प्रेजेंट सरकार की तरफ। अपोजिशन के लोग अब रूलिंग सरकार को सुना रहे हैं कि आप बीबीसी को टारगेट कर रहे हो, तो अपोजिशन को याद दिलाया जा रहा है कि आपके कांग्रेस के अंदर भी
ओवरऑल जो बीबीसी है इसके ऊपर बैन लगाया था इंदिरा गांधी जी ने। इनफैक्ट बीबीसी को एड्रेस करते हुए इस समय पे भारत ये बोल रहा है कि भैया जो प्राइम मिनिस्टर की मार्gaरेट थैचर है, बीबीसी इज बेस्ड इन यूके, और यूके की ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर मार्gaरेट थैचर ने बीबीसी को बोला था बोल्शेविक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, एक कम्युनिस्ट आइडिया रखने वाला मीडिया हाउस, ठीक है, जो कि बोल्शेविक सोच कहीं ना कहीं रशिया के रशियन रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई थी। तो ओवरऑल अक्सर कर बीबीसी यहाँ पे एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और ट्रांसफर प्राइसिंग के नॉर्म्स को इन्होंने वॉल्ट किया। अब आप बोलोगे कि सर ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है? ट्रांसफर प्राइसिंग वो प्राइसेस होते हैं ट्रांजैक्शंस के जो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में मतलब एग्जीक्यूट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दो कंपनी, एक कंपनी है ए, दूसरी कंपनी है बी। ए इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है, बी किसी दूसरी कंट्री के अंदर ऑपरेट कर रही है। ए ने मार्केट से 100 रुपए की चीज खरीदी, ठीक ना, और ए ने दूसरी कंट्री बी में इस 100 रुपए की चीज को 200 रुपए का बेचा, तो प्रॉफिट कितने रुपए का दिखा? 100 रुपए का। बट एक्चुअली में उस चीज की कीमत ज्यादा थी, बी ने ओपन मार्केट में उसको 400 रुपए का बेचा। अब चूंकि बी इंडिया के जुरिसडिक्शन में नहीं है, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट था 300 रुपए का, उसका टैक्स भारत सरकार के पास नहीं आएगा। देखिए भारत में वो चीज 100 रुपए की खरीदी गई और 400 रुपए की बेची गई देश के बाहर पहले ही ट्रांजैक्शन में, तो 300 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या हो रहा है कि भारत के अंदर बेस्ड एक कंपनी ए ने 100 रुपए का चीज को खरीदा और भारत के बाहर बेस्ड कंपनी बी में उसको 200 रुपए का बेचा, तो केवल 100 रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ और 100 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भरा गया। जबकि ओपन मार्केट में वही चीज 400 रुपए की बिक रही है तो 300 रुपए के ऊपर टैक्स बिकना था। मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर जो एसोसिएटेड कंपनी है या एक पैरेंट कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है, वो आपस में जो ट्रांजेक्शन कर रही है वो ट्रांजेक्शन सस्ते हैं और उन सस्ते ट्रांजेक्शन के चलते टैक्स को अवॉइड किया जा रहा है और एक ऐसी कंट्री में ज्यादा भी चीजों को बेचा जा रहा है जहां पे टैक्सेशन रेट्स कम है। तो इस ट्रांसफर प्राइसिंग के मैकेनिज्म के थ्रू अपने प्रॉफिट्स को दूसरे देशों में शिफ्ट करती हैं ये कंपनियां, खासकर वो कंपनियां जिनकी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज हो। तो बीबीसी के ऊपर इसी ट्रांसफर प्राइसिंग का इल्जाम लगाया गया है। आर्म लेंथ अरेंजमेंट पे काम नहीं कर रहा है बीबीसी। आर्म लेंथ अरेंजमेंट क्या होता है कि हाँ भाई, मान लो एक कंपनी है ए, दूसरी कंपनी है बी, दोनों इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं, दोनों की अलग अलग ओनरशिप है, तो दोनों का मैनेजमेंट अपने अपने प्रॉफिट के हिसाब से सोचेगा। लेकिन अगर एक पेरेंट कंपनी है, उसके दो सब्सिडरीज हैं, तो वो दो सब्सिडरीज कुछ इस प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होंगी जिससे ओवरऑल पेरेंट कंपनी को फायदा हो और ओवरऑल जो टैक्सेबल लायबिलिटीज हो वो कम हो, जिससे जो जुरिसडिक्शन होता है जहां पे वो पर्टिकुलर कंपनी बेस्ड, जैसे बीबीसी इंडिया में बेस्ड है, तो इंडिया की सरकार को कम टैक्स पे कर रही है। समझ गए भाई? नेक्स्ट आ जाते हैं। इन मीटिंग विद रायसी जी वाउस अनसोरिंग सपोर्ट जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट में न्यूज इंपॉर्टेंट है। तो चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने बोला है, ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पहुंचे हैं बीजिंग में। तो बीजिंग में मतलब इब्राहिम रईसी को होस्ट करते हुए जी जिनपिंग ने बोला है कि भैया अमेरिकन सैंक्शंस के बावजूद हम ईरान के साथ अपने रिश्तों को इंप्रूव करेंगे। ईरानियन न्यूक्लियर इश्यू के ऊपर चाइना सपोर्ट करेगा किसको? ईरान को। ओवरऑल 2015 की न्यूक्लियर डील जो थी JCPOA, जिसको अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के समय पे छोड़ दिया था, इस पर्टिकुलर डील को छोड़ना गलत है। हम चाहेंगे, चाइना बोल रहा है कि हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस डील को रिवाइव किया जाए। एंटी हेगेमोनी और एंटी बुलिंग फीचर को फॉलो करता है चाइना, जबकि चाइना खुद कुछ केसेस में बुलिंग करता है। चाइना और ईरान इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज को फॉलो करेंगे। चाइना किसी सैंक्शंस के डर से ईरान के साथ रिश्ते नहीं तोड़ेगा। कॉमन इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज को हम ध्यान में रखेंगे। ये सब बातें ओवरऑल जी जिनपिंग यहाँ पे बोल रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग यूएस लेड इंटरनेशनल सिस्टम है, ये कुछ डेवलपिंग कंट्रीज और इमर्जिंग कंट्रीज को बुली करता है, एक्सप्लॉइट करता है, ऐसा चाइना बोल रहा है यहाँ पे ईरान के कंटेक्स्ट में। तो इन कंट्रीज का मल्टीपोलराइज्ड और डाइवर्सिफाइड डेवलपमेंट हो, इस बात को चाइना इंश्योर करेगा। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने यह भी बोला है कि 2021 में जो 25 साल का कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें चाइना ने $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने को बोला है ईरान के अंदर, जल्दी ही इस प्लान के इंप्लीमेंटेशन के रिस्पेक्ट में भी बातचीत शुरू होगी। 25 साल के स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पैक्ट की बात की जाए तो रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट चाइना के द्वारा ईरान के अंदर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट, एनर्जी, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर में होंगे। चाइना का जो $1 ट्रिलियन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसी का ही एक सब पार्ट है ये 25 साल का स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पैक्ट बिटवीन चाइना एंड ईरान। चाइना का रोल क्या है मिडिल ईस्ट के अंदर? तो ईरान रिलाई करता है चाइना के ऊपर एज इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। जी हाँ, ईरान चाइना का अगर आप बायलेटरल ट्रेड देखो तो ईरान का चाइना के साथ सबसे ज्यादा बायलेटरल ट्रेड का क्वांटम है। चाइना तो ऑब्वियसली बात है बड़े स्केल पे डीलिंग करता है।
तो इस कंटेस्ट में अगर आप देखो तो रिसेंटली चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वेस्ट एशियन नेशंस की विजिट पे गए थे। वहां पे 5 पॉइंट इनिशिएटिव को उन्होंने प्रपोज किया फॉर अचीविंग सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट। वो 5 पॉइंट प्रपोज क्या था? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अपहोल्डिंग इक्विटी एंड जस्टिस, अचीविंग नॉन प्रोलिफरेशन, ज्वाइंटली फॉस्टरिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो देखिए कहने की बात है, जब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात आती है चाइना सबसे ज्यादा आगे रहता है। तो ठीक है भाई, ओवरऑल यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, देखिए यूएस लेड सैंक्शंस को यहाँ पे डिफीट करने की कोशिश कर रहा है चाइना। चाइना एक ऐसी इकोनॉमिक पावर बन के उभर रहा है जो कि ओपनली यूएस को चैलेंज कर रहा है। अब इसमें क्या एंड आएगा क्या नहीं आएगा, किस हद तक चाइना यहाँ पे यूएस को पीछे ढकेल पाएगा, ये तो देखो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। ईरान जैसी कंट्रीज के पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यूएस सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो चाइना के साथ इंगेज करना उनके लिए जरूरी है। चाइना आज की डेट में इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको यूएस सैंक्शन से डर लग ही नहीं रहा है। अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया यूएस एक्सरसाइज तरकश हैज ड्रिल्ड अगेंस्ट न्यूक मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब्स स्मॉल स्केल लेवल के और बायो टेरर अटैक्स। अभी क्या है, तरकश एक ज्वाइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज हो रही है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इंडिया और यूएस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के बीच में, कहां? चेन्नई तमिलनाडु में। अब इसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर एक ड्रिल पार्ट बनाई गई, एक नई ड्रिल इंट्रोड्यूस की गई है। ये ड्रिल बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर के बैकड्रॉप में इंट्रोड्यूस की गई है। इस पर्टिकुलर ड्रिल के अंदर ओवरऑल फोर्सेस इस बात की प्रैक्टिस करेंगी कि अगर टेररिस्टों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा बायोलॉजिकल या केमिकल अटैक हो जाता है तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा। तो एनएसजी कमांडो और यूएसओएफ की जो टीम है वो एक केमिकल अटैक और बायोलॉजिकल अटैक में कैसे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करेगी, हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करेगी, केमिकल वेपन्स को डीएक्टिवेट करेगी, इसकी यहां पे एक पर्टिकुलर ड्रिल हो रही है। सीबीआरएन वेपन्स की बात की जाए तो भैया ये वो वेपन्स होते हैं जिनके अंदर मास कैजुअलिटीज करने की कैपेबिलिटी है, मास डिसरप्शन करने की। इनको आप वेपन्स ऑफ मास डिसरप्शन बोलते हो। केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, तो क्या किया जाएगा, बायोलॉजिकल एजेंट जैसे एंथ्रैक। अब ये एंथ्रैक पॉपुलेशन में फैल जाएगा, फीवर, कफ, मेलाइस ये सब फैला देगा। 36 घंटे के अंदर बड़े स्केल पे लोगों की मृत्यु हो सकती है। बॉट्यूलिनम टॉक्सिन अगर इसको जनता के बीच में रिलीज कर दिया जाए तो रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा, आप सांस नहीं ले पाओगे, मर जाओगे वहीं पे। प्लेग फैलाया जा सकता है एज अ बायोलॉजिकल वेपन। ये बीमारियां हैं, आपको पता है कि हिस्ट्री में जब बीमारियां फैली हैं करोड़ों लाखों की तादाद में जनता मरी है। तो अगर ओवरऑल कोऑर्डिनेटेड तरीके से इंटेंशनली इस प्रकार की बीमारियों को फैलाया जाए, इस प्रकार के केमिकल्स को फैलाया जाए, तो कहीं ना कहीं वो एक अलग ही फॉर्म का वॉरफेयर होगा जो कि ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स जितना डेंजरस होगा। फिर एक चीज होती है रेडियोलॉजिकल वेपन्स। रेडियोलॉजिकल वेपन्स में वेपनाइज्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट हजार्डस एमिशंस करता है और ये हजार्डस एमिशंस ऑब्वियस सी बात है आपकी तबीयत खराब कर सकते हैं, आपको कुछ घंटों के अंदर या कुछ मिनटों के अंदर मार सकते हैं। डर्टी बॉम्ब्स, न्यूक्लियर वेपन्स, तो बेसिकली केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स, सीबीआरएन। बेसिकली इन वेपन्स से अगर कल की डेट में इस्तेमाल होता है आतंकवादियों के द्वारा तो उससे कैसे टैकल किया जाएगा उसकी यहां पे बातचीत की जा रही है। और आज की आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज, जीएस पेपर 2। वैसे बता दूं इसके रिस्पेक्ट में ऑलरेडी विनीत सर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, आप लेटेस्ट वीडियो सेक्शन में जाकर उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। इक्वेटोरियल गिनी में पहला मारबर्ग वायरस का डिजीज आउटब्रेक देखने को मिला है। जीएस पेपर 2 हेल्थ के रिस्पेक्ट में न्यूज आपको काम आएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट एवर आउटब्रेक मारबर्ग डिजीज का इक्वेटोरियल गिनी में रिपोर्ट किया। ठीक है ना भाई, एबोला फैमिली से रिलेटेड वायरस ही रिस्पॉन्सिबल है इस मारबर्ग डिजीज के लिए। 9 लोगों की मौत हुई है इक्वेटोरियल गिनी में। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है इक्वेटोरियल गिनी। एक हाईली विरुलेंट डिजीज है, हेमोरेजिक फीवर कॉज करता है, फर्टिलिटी रेट 88% है। मतलब अगर 1000 लोगों को अफेक्ट करता है ये वायरस तो 880 लोगों की जान जा सकती है लगभग, अभी का जो डाटा है उससे पता चलता है। मैं ये बता दूं अभी तक इस पर्टिकुलर डिजीज की कोई दवाई नहीं बनी है। हालांकि ये बोला जाता है कि अगर आप रीहाइड्रेशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हो, दवाइयों की यहाँ पे आप कह लो टेस्टिंग चल रही है, बट रीहाइड्रेशन थेरेपी से ओवरऑल फर्टिलिटी के चांसेस थोड़े कम किए जा सकते हैं। एबोला की तरह मारबर्ग वायरस का भी उदय बैट्स, चमगादड़ों में हुआ था और ओवरऑल ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन उसका हो सकता है। जो बॉडीली फ्लूइड्स हैं उससे ओवरऑल ये मारबर्ग डिजीज एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकता है, कंटेमिनेटेड बेडशीट से ट्रांसफर हो सकता है। तो मारबर्ग वायरस जब होगा तो हाई फीवर, सीवियर हेडेक, सीवियर मेलाइस, इस प्रकार के सिम्टम्स आपको आएंगे। 7 दिन के अंदर सीवियर हेमोरेजिक सिम्टम्स से आप अफेक्ट होगी। अभी तक कोई ऑथराइज्ड वैक्सीन या ड्रग नहीं है मारबर्ग को ट्रीट करने के लिए, सिर्फ रीहाइड्रेशन ट्रीटमेंट से उसकी मौत के चांसेस कम किए जा सकते हैं।
ये मार्बर्ग वायरस पहली बार आइडेंटिफाई हुआ था 1967 में, जब इसके साइमल्टेनियस आउटब्रेक हुए थे जर्मनी के मार्बर्ग शहर में, वहीं से इसका नाम निकला है, और सर्बिया के बेलग्रेड में। 2004 में इसका एक आउटब्रेक अंगोला में भी हुआ था, ठीक है ना। मार्बर्ग ने 252 लोगों को इन्फेक्ट किया था अंगोला में, इसमें से 90% लोग मर गए थे, और पिछले साल मार्बर्ग की वजह से 2 लोग घाना में भी मरे हैं। तो क्या है, मार्बर्ग वायरस लंबे समय से, डेकेड से एग्जिस्ट करता है, बट हाँ कैजुअलिटीज इस वायरस की वजह से बहुत बड़े स्केल पे नहीं हुई, इसलिए समय समय पे मार्बर्ग वायरस न्यूज में आता रहता है। ओके भाई, ह्यूमंस में जो इन्फेक्शन है मार्बर्ग वायरस की वजह से, ये तब होता है जब किसी ह्यूमन का प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो माइंस में, या फिर ऐसी केस में जहां पे रोजेट्स बैट कॉलोनी एग्जिस्ट करती है। रोजेट्स ओल्ड वर्ल्ड फ्रूट बैट्स होते हैं, मेगा बैट्स हैं। ओवरऑल इन बैट्स की कॉलोनी के टच में अगर ह्यूमंस जाएंगे तो वहां पे बैट टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर तो मार्बर्ग वायरस का होता ही है। इक्वेटोरियल गिनी कहाँ पे है, तो आपको वेस्टर्न अफ्रीका में इक्वेटोरियल गिनी लग जाएगा, नॉर्थ में कैमरीन और साउथ में गैबन इसके साथ बाउंड्री लगाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अभी के लिए मैं करंट अफेयर्स दोस्तों यही खत्म कर रहा हूँ, एडिटोरियल आपके लिए विनीत सर ले आएंगे। सॉरी, कभी कभी कुछ काम की वजह से बची हुई वीडियो को विनीत सर को कवर करना पड़ता है। वीडियो आपको ये एडिटोरियल की जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं विनीत सर, 2-3 घंटे के तो देखिए मिल ही जाएगी। अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखिए, ऐसी रेगुलरली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।